कॉलोनी में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए लगातार असफलताओं के बीच खुद को दौड़ में बनाए रखना आसान काम नहीं है। कमरे बहुत छोटे छोटे हैं। एक छोटी सी चारपाई, एक टेबल और एक कुर्सी आने के बाद बहुत थोड़ी सी जगह बचती है। कुछ कमरे तो ऐसे हैं जो शायद किसी के रहने की दृष्टि से नहीं बनाए गए हैं, लेकिन बाद में मांग ज़्यादा होने के कारण उन्हें भी किराए पर उठा दिया गया। यद्यपि ऐसे कमरों की संख्या अधिक नहीं है, इन कमरों में रात को सोते समय पैरों का थोड़ा हिस्सा दरवाजे के बाहर ही रखना पड़ता है। अर्थात आप सोते समय कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते। मारू को अच्छी तरह याद है कि एक बार उसका एक मित्र मुकेश तिवारी कुछ समय के लिए ऐसे ही कमरे में रहता था। दरवाज़ा खुला होने पर भी कोई डर नहीं था। अगर कोई चोरी करना चाहे भी उसे कुछ मिलने वाला नहीं। कुछ किताबें और 2-3 जोड़ी कपड़े। किताबें कोई क्यों ले जाना चाहेगा? कोई चोर भी जानबूझकर अपने सिर पर मुसीबत लेने वाली बात तो नहीं कर सकता। मारू और उसके दोस्त अक्सर मजाक मजाक में कहते हैं कि अगर कोई चोर किसी कमरे में आ भी गया तो बेचारा कमरे में घुसते ही अपना सिर पीट लेगा। अगर नेक दिल हुआ तो संभवतः रोए भी। यदि वह रो गया तो फिर उसके पास जो कुछ भी है वो रख कर चुपचाप चला जाएगा। कुछ लेने आएगा, बेचारा कुछ देकर चला जाएगा। मारू के फ्लोर पर कुमार गंजेश भी रहते हैं। एक बार बिहार से उनके मम्मी पापा और बहन उनसे मिलने आए। आंटी जी उनके कमरे में घुसते ही दुखी हो गई और उनके आंसू आ गए। तब अंकल जी ने समझाया कि विद्यार्थियों को ऐसे ही अध्ययन करना पड़ता है। तुम्हारा बेटा कोई अकेला नहीं है जो ऐसे हालात में रहता है। सभी के बेटे यहाँ ऐसे ही रहते हैं, मेहनत करते हैं और यहाँ से निकलकर बड़े बड़े पदों पर पहुँचते हैं। तब कहीं जाकर उनका मन हल्का हुआ था। यद्यपि यहाँ लाइट ज़्यादा नहीं जाती है, लेकिन गर्मियों में ओवरलोडिंग की वजह से अक्सर लाइट चली जाती है। तब बहादुर लोग तो अपने कमरों में डटे रहते हैं, जबकि कमज़ोर दिल वाले लोग कमरों से बाहर निकलकर गलियों में जम जाते हैं। कभी कभी लगता है कि जैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का मॉडल कॉलोनी में उतर आया हो। जैसे हमारे देश में लगातार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है, कॉलोनी में ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती रही हैं। एक समय था जबकि छोटे छोटे कस्बों में भी जगह जगह सरकारी नल हुआ करते थे या पानी पीने के लिए टंकियां लगी रहती थी। धीरे धीरे योजनाबद्ध ढंग से वह सब खत्म करवा दिया गया। टंकियां भी गायब हो गई और सरकारी नल भी। शायद कुछ उद्योगपतियों ने ही सरकारों के साथ मिलकर यह पुण्य काम किया हो। इससे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों वाले इस देश में दिन प्रतिदिन बोतल बंद पानी का व्यापार अपने पैर जमाता चला गया। कॉलोनी में भी अचानक ही कुछ दिनों के लिए पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई और देखते ही देखते हर कमरे में 50-60 रुपये की 20 लीटर पानी वाली बोतलें पहुंच गईं। कुछ समय बाद यही बोतलें लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर का एकमात्र स्रोत बनकर रह गई। एक बार तो गजब हो गया था, जबकि गर्मियों में किसी सज्जन ने कॉलोनी के बाहर परवीन की दुकान के बराबर में पीने के पानी की एक मशीन लगा दी थी। मशीन में 1 रुपये का सिक्का डालने पर 1 लीटर ठंडा और साफ पानी आता था। यह एक बेहतर विकल्प था, क्योंकि शायद ही किसी कमरे में ठंडे पानी के लिए फ्रिज लगाया गया हो। अर्थात आप मात्र 20 रुपये में 20 लीटर साफ और ठंडा जल अपने कमरे पर ले जा सकते थे। गर्मियों में ठंडा पानी करने के लिए सभी कमरों पर प्रायः मिट्टी के घड़े कैंप से खरीद कर लाए जाते थे, लेकिन अब मशीन का पानी ठंडा भी होता था और अपेक्षाकृत साफ भी। लगभग सारे लड़कों ने इसी मशीन से पानी ले जाना शुरू कर दिया था। कई बार तो लंबी लंबी लाइनों में लगकर पानी लेना पड़ता था। कुछ कुशाग्र बुद्धि के लोगों ने इसका विकल्प भी तलाश कर लिया था। जैसे गोगा जी की सहज बुद्धि ने इस बात का अध्ययन कर लिया था कि वह कौन सा समय है जबकि मशीन पर अपेक्षाकृत कम भीड़ होती है या भीड़ होती ही नहीं है। लड़के भी खुश थे और मशीन वाला भी, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं चल पाया कि वह मशीन क्यों हटा ली गई।
या किसने उस मशीन को वहां से हटने पर विवश कर दिया था। परिणाम यह हुआ कि एक बार फिर सभी लोग 50-60 रुपए की 20-20 लीटर की पानी की बोतलों पर निर्भर हो गए। इसी प्रकार देश में भी पूंजीवाद का विस्तार लगातार हो रहा था। धीरे धीरे पहले तो सरकारी सुविधाएं कम होती थी और फिर एक रोज खत्म हो जाती थी। उनका स्थान निजी क्षेत्र का कोई दूसरा विकल्प ले लेता था, जिसकी काफी पहले से ही जोरदार मार्केटिंग की जा रही होती थी। मारू को तो कॉलोनी की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नजर आती है। जैसे जैसे कॉलोनी की आबादी बढ़ रही थी, वैसे वैसे समस्याएं भी बढ़ती जा रही थी। पहले लाइट ज्यादा नहीं जाती थी, लेकिन अब अक्सर लाइट जाने लगी। आधारभूत संरचना तो लगभग वही थी, लेकिन उस पर दबाव दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था। जैसे भारत का क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ा, लेकिन जनसंख्या 1.25 अरब से भी ज्यादा हो गई। कॉलोनी में जो थोड़ी बहुत जगह खाली पड़ी हुई थी, धीरे धीरे वहां भी बिल्डिंगें खड़ी होने लगी थी। ठीक उसी तरह जैसे धीरे धीरे हिंदुस्तान के गांव शहरों में बदल रहे हैं। दरअसल सारा खेल लालच का है। पैसे का इस्तेमाल करके छोटी सी जगह पर दड़बे जैसे कमरे बनवा दो और विद्यार्थियों से बड़े बड़े किराए वसूल करो और कॉलोनी में भीड़ बढ़ाते रहो। देश की भीड़ पर भी नियंत्रण की कोई कोशिश नहीं होती। इधर वोट का लालच है और उधर पैसे का। शिकारी प्राय मजबूत है और शिकार दोनों ही जगह बेबस, अर्थात कुछ लोगों के लालच या कुत्सित विचारों का बोझा झेलना सबको पड़ता है। तो बेरोजगारों की छोटी सी नगरी में बहुतों को बड़ा बड़ा रोजगार नजर आता है, पर यह रोजगार उन लोगों के लिए है जो पहले से ही समृद्ध हैं, नई नई बिल्डिंगों पर निवेश कर सकते हैं। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में पैसे से ही पैसा बनाया जा सकता है। नौकरी करना है तो या तो आपके माता पिता या आपके पास नोटों की गड्डी हो या सिफारिश करने के लिए कोई तथाकथित बड़ा आदमी। इसके बाद थोड़ी सी नौकरियां ही शेष रहती हैं जो व्यक्ति को अपनी योग्यता से मिल जाती हैं। व्यवस्था को चलाने के लिए ये थोड़ी सी नौकरियां बचाना भी जरूरी है। बिजनेस आम आदमी के वश का है नहीं, तो उसके लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है। कोई नई बिल्डिंग बनकर तैयार बाद में होती है, लेकिन उसके कमरे किराए पर पहले ही उठ जाया करते हैं। कई बार तो यह भी सुनने में आता है कि अमुक बिल्डिंग बहुत बड़े आदमी या अमुक विधायक की है। यद्यपि मारू, उसके दोस्तों ने या अन्य लोगों ने इस बात की सत्यता जानने की कोशिश कभी नहीं की। पहले केवल पीने के पानी की समस्या होती थी, लेकिन अब बहुत सी बिल्डिंगों में पानी आना ही बंद हो गया, अर्थात अब पानी की आपूर्ति और नियमित होने लगी। एक बार ऐसे ही समस्या मारू की बिल्डिंग में आई थी। जब बहुत दिनों तक समस्या का समाधान ना हुआ तो मारू के नेतृत्व में लड़कों ने मकान मालिक के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। तब कहीं जाकर पानी की एक नई लाइन बिछाई गई। मारू सहित सभी लड़कों के लिए यह बेहद आश्चर्य का विषय होता था, जबकि मिस्त्री आकर अपना एक्सपर्ट कमेंट देता था। बराबर वाली बिल्डिंग की लाइन यहां से गुजरी है। 4 लाइनें काफी पुरानी हैं, उनमें से 2 में अब पानी नहीं आता। बस एक ही रास्ता है कि इस लाइन के 4 मीटर पीछे से खुदाई करके नई लाइन से जोड़ दिया जाए। खुदाई होने पर नीचे पानी के पाइपों का इतना सघन जाल बिछा होता कि अच्छे खासे आदमी का दिमाग चकरा जाए। भगवान जाने कौन सी बिल्डिंग में पानी कौन से पाइप से जाता था। यह देखकर मारू को लगता है कि भैया देश में टैलेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे टेक्नीशियन कहां मिलेंगे जो जरा सी जगह से भी पानी की नई लाइन बिछाने की क्षमता रखते हैं। कॉलोनी सहित आसपास के कुछ क्षेत्रों के लोग टिफिन सेवा प्रदान करके लड़कों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। विजयनगर से भी टिफिन की आपूर्ति होती है। हडसन लाइन से आने वाले टिफिन प्रायः लग्जरी टिफिन की श्रेणी में आते हैं। ये टिफिन अन्य टिफिनों से 200-300 रुपये महंगे होते हैं। कुछ वर्ष पहले मारू जब पहली बार इस कॉलोनी में घुसा था तो वह भोजन की तलाश में ही आया था। उसे तेज भूख लग रही थी। किसी से पूछने पर उसने कॉलोनी के अंदर की ओर इशारा कर दिया था।
पहले तो उसे भरोसा ना हुआ कि अंदर भोजन भी मिल सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि कॉलोनी के इस गेट के अंदर पूरा का पूरा समाज रहता है जो बड़ी बेसब्री से उसका ही इंतजार कर रहा है, जिसके रहन सहन के अपने तरीके हैं, अपने सपने हैं और अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तब मारू इस कॉलोनी में सबसे पहले मेस वाले पंडित जी से ही मिला था। जब वो इस कॉलोनी में रहने आया तो सबसे पहले इन्हीं पंडित जी से टिफिन लिया करता था। पंडित जी ने काफी लंबे समय तक कॉलोनी में टिफिन सर्विस की बागडोर संभाली। जगह जगह से आने वाले टिफिनों के लड़कों के बीच खूब बातें होती हैं, कौन सा टिफिन अच्छा है या कौन सा खराब। सभी के टिफिन का खाना अच्छा नहीं होता है, या शुरुआत में प्राय लोग अच्छा खाना दिया करते थे, जबकि बाद में उनके टिफिन का खाना खराब हो जाता था। तो लड़के एक दूसरे से कौतूहल से पूछते कि तुम्हारे टिफिन का खाना कैसा है। दूसरे का खाना अच्छा होने पर टिफिन बदल लिया जाता है। यद्यपि पंडित जी ने जब तक कॉलोनी में टिफिन की सेवा प्रदान की थी, सामान्यतः अच्छा खाना ही दिया जाता था। तो कॉलोनी में तमाम तरह की समस्याएं थी, खाने की, पीने की पानी की, बिजली की और छोटे छोटे दड़बों सरीखे कमरों की। इन सभी समस्याओं के बीच सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बहुत से लोग बेचारे पर्याप्त मेहनत करने के बावजूद भी यहां से निकल नहीं पा रहे थे। वे खुद क्या कॉलोनी छोड़ते, कॉलोनी ही उन्हें नहीं छोड़ रही थी। तो अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 19 संजीव कुमार गंगवार द्वारा लिखी कहानी B15B 4th फ्लोर, मेरी यानी विकास विनीत झा की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहें बुक ऑडियो।